हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी क्लासेस में। और दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर पोवर्टी, गरीबी वाला चैप्टर है। और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। मतलब इस लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम, और विद डिफरेंट पॉसिबल एमसीक्यूज के साथ। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या कराना पड़ेगा आपको आज की क्लास में, उससे पहले मतलब वो सबसे पहले बता दूं कि पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस है और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एलिवेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना या रिमूव करना, या इसके लिए वर्ड एक और यूज कर देते हैं राज्य, इसको बोल देते हैं इरेडिकेट, इरेडिकेशन। यानी सरकार ने गरीबी को खत्म करने के क्या क्या प्रयास किए, बेसिकली वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। बोले तो गरीबी के कारण क्या है, बंदा गरीब क्यों है, बंदा गरीब क्यों है, बंदे के पास बेसिक नीड्स क्यों नहीं आ रही। क्योंकि देखो दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला दिखता है नॉर्मल महंगाई, इन्फ्लेशन इज द रीजन। महंगाई हो रही है इसलिए वो बेसिक नीड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेसिक चीजें भी बहुत महंगी है। हाँ, ये रीजन हो सकता है, लेकिन बड़ा रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, आप देखो कि मैं बात करूं, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी के बढ़ने से प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ रहा है मतलब फैक्ट्री में लोगों की जरूरत बढ़ रही है। भाई प्रोडक्शन तो तभी बढ़ेगा ना जब बहुत सारे लोग काम करेंगे। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो नौकरियां मिल चुकी हैं, गरीबी दूर हो रही है। तो ग्रोथ के साथ गरीबी दूर होती है, समझ रहे हो। ग्रोथ स्लो है तो गरीबी का कारण एक वो भी है, बेरोजगारी अपने आप में ही गरीबी का कारण है। बंदे को नौकरी नहीं मिल रही तो गरीब तो होगा ही। तो बेसिकली वो पॉइंट, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ का लो रेट होना, और बेरोजगारी, महंगाई, और सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, राइज इन पॉपुलेशन, फास्ट स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या फिर बोल दो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है भाई, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस्ताद। ठीक है, तो क्या करें, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अच्छा, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज की आपाधापी मची हुई है। यानी बंदे तो बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों की, गरीबों की संख्या में गिनती भी होगी, मतलब गरीबों की पॉपुलेशन में गिनती भी कुछ लोगों की होनी है, सबको नौकरी थोड़ी मिलनी है। पॉपुलेशन बढ़ना बहुत बड़ा रीजन है। फिर सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया, इस बात की इवैल्यूएशन हम आजादी से करते हैं। हमारा देश आजाद हुआ है, आजादी से इवैल्यूएशन करो भैया। जब से देश आजाद हुआ है सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया है भाई, तब से लेके आज तक की बात करें तो सरकार ने 3 हथकंडे अपनाए हैं गरीबी को दूर करने के लिए। तो सरकार के 3 हथकंडों को हम बोलते हैं गवर्नमेंट की 3D अप्रोच। यानी लिखा है गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल अप्रोच। APPROACH। 3 डायमेंशनल अप्रोच का मतलब दोस्तों ये हो गया कि सरकार ने 3 तरीके से गरीबी को दूर करने की कोशिश की। पहला तरीका, जब देश आजाद हुआ था तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब बनाया गया था 1951, तभी से इसको लागू किया गया। यह सोचा गया कि देश में जीडीपी का लेवल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। मतलब देश में जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज खुल रही होंगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, गरीबी दूर हो जाएगी। तो जीडीपी बढ़ाने पे फोकस करो, गरीबी दूर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच पहला तरीका ये था जी। इसका मतलब क्या था, इट वॉज बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन दैट इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कहता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट सब लोगों को मिलेगा। जब बेनिफिट सब लोगों को मिलते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, अमीर से लेकर गरीबी तक, तो इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन इफेक्ट माना गया था। बुक में एक वर्ड भी यूज किया होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब जीडीपी बढ़ेगा यानी केक कटेगा तो सब में बटेगा। मतलब जीडीपी बढ़ेगा तो सब तक उसका बेनिफिट जाएगा। जीडीपी के बढ़ने से प्रॉफिट होगा फैक्ट्री के मालिक को, और एम्प्लॉइज की भी ज्यादा हायरिंग होगी तो लोगों की नौकरियां भी लगने लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये अप्रोच फेल हो गई। क्यों? क्योंकि अमीर लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, गरीब लोग
और गरीब हो गए, देश में इनइक्वालिटी हो गई, रिजल्ट ये निकला, दिस अप्रोच फेल्ड। ठीक है, लेकिन वर्क तो होता है, थोड़ा बहुत तो फायदा होता है। सेकंड अप्रोच सरकार के द्वारा की गई, जिसे बोलते हैं हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये दोस्तों बेसिकली जो देश के अंदर तीसरे नंबर का 5 ईयर प्लान बनाया था, थर्ड 5 ईयर प्लान, वहां से स्टार्ट किया गया, इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान से किया गया था। रंग बदल के लिखते हैं भैया, हाँ ये भी आ जाता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से इसको स्टार्ट किया। आपसे ड्यूरेशन नहीं पूछेगा, बस प्लान का नाम पूछेगा। ठीक है जी। इस अप्रोच के अनुसार सरकार बहुत सारी योजना बनाती है, स्कीम बनाती है, जैसे तुम्हें पता होगा बहुत पॉपुलर चल रही है नरेगा, ऐसे बहुत सारी योजनाएं अनगिनत है, 5 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, राजीव गांधी रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। आपको सब कुछ नहीं करना, जितना मैं बताऊंगा उतना करना है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला है, प्रोग्राम का मतलब योजना होती है, मतलब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए अलग अलग ईयर्स में। लेटेस्ट जो आपको पता होना चाहिए वो नरेगा पता होना चाहिए, 2005 में लॉन्च हुआ था। इनकी डिटेल में किसी किसी में जाना है, जिसमें जाना बताऊंगा, अभी इनको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए सरकार का ये सेकंड तरीका था, इसको सेकंड अप्रोच बोलते हैं। थर्ड अप्रोच ये बेसिकली बोलूं तो मैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर इसको लाया गया। दिस इज कॉल्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। सरकार चाहती है कि लोगों की बेसिक नीड्स कम से कम फ्री में पूरी कर दे, या कम से कम पैसों में पूरी कर दे, तो बंदा जिंदा तो रहेगा, जब जिंदा रहेगा तभी तो वो गरीबी को दूर करेगा। ठीक है, तो सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए 5 ईयर, फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, फिफ्थ प्लान के अंदर इसमें बेसिकली मैं बताऊं आपको, तो एक मिड डे मील का प्रोग्राम इसके अंदर है। लोगों को लगता है मिड डे मील किस लिए है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, गरीबों का पेट भरने के लिए स्कूल के अंदर। मिड डे मील का मतलब सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चे जाएंगे उनको 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री में खाना मिलेगा, उनका पेट भरने के लिए प्लान है क्या? नहीं नहीं नहीं, सरकार का प्लान है कि गरीब लोग खाना खाने के बहाने स्कूल में आ जाएं, फिर तो स्कूल में सरकार अपने आप पढ़ा देगी, पढ़ा देगी तो फिर नौकरी मिल जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की शॉप पे अगर तुम कभी गए हो ना, राशन वाले से सामान लेने के लिए, राशन कौन सी? सरकार की राशन की दुकान, जिसे बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो वो जो गेहूं चावल देता है राशन कार्ड देखने के बाद आपका, तो वहां पर देखोगे एक ट्रक आता है, ट्रक के पीछे लिखा होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सरकारी ट्रक होता है, सरकार सस्ते में अनाज देती है गरीब लोगों को या कम इनकम वाले लोगों को। ठीक है, तो ये उनकी हेल्प कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं से उनकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर रही है। एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड सोशल चाइल्ड प्रोग्राम कैसे बोल सकते हो, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ, सेपरेट नहीं, जुड़ा हुआ, माँ और बच्चे से रिलेटेड है। जनरली देखा गया यार, जब माँ बच्चा पैदा करती है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसको, लाइक बॉडी से एक अंग निकाला यार, मतलब बच्चा निकला है तो बहुत कुछ चला गया, तो माँ को बहुत अच्छे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, फैट, बहुत अच्छे खाने की जरूरत पड़ती है, और वो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, लाइक काजू बादाम वगैरह, ये चीजें बहुत, घी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो सरकार कहती है कि हमने ये प्रोग्राम चलाया है, इसमें बच्चे और बच्चे की माँ का 6 महीने तक ख्याल रखा जाएगा, उसकी रिकवरी जब तक नहीं हो जाती, 6 महीने का टाइम बोला है, सरकार दबा के उनको बढ़िया खाना देगी या पैसा देगी, ख्याल रखा जाएगा। तो गरीबी के कारण बहुत सारे लोग वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो माँ भी एक्सपायर हो जाती थी या फिर बच्चा एक्सपायर हो जाता था, तो उसका ख्याल रखा जाएगा यार, जिंदा तो रखा जाएगा, जिंदा रहेंगे तो फिर देख लेंगे गरीबी से कैसे निपटना है। तो ये तीनों इसके हिस्से में आते हैं। तो ये सरकार की एक 3D अप्रोच थी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो सेकंड वाली अप्रोच है उसमें सरकार ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं। राजेश, सारे प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जिससे लोगों के पास अपना रोजगार आ जाता था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम अपनी दुकान खोल सकते हो इस स्कीम के अंदर। कुछ प्रोग्राम ऐसे थे जिसमें तुम्हें वेज मिलेगी, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम्हें पैसा मिलेगा सैलरी के तौर पर। तो आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक एग्जांपल देगा, आपसे पूछेगा वेज एम्प्लॉयमेंट का कौन सा नहीं है, या वेज एम्प्लॉयमेंट का कौन सा है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कौन सा नहीं है, या कौन सा है,
ऐसे ऑप्शन देगा तो आपको पहचानने होंगे कौन सा वेज एम्प्लॉयमेंट का, कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। आप ध्यान रखना, देखो जी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार का मतलब ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। इन सभी प्रोग्राम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार कहीं से लोन का जुगाड़ करवा देती है। जो बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, डिपेंड कि ये स्कीम गांव में है तो गांव में, शहर में है तो शहर में लोन अवेलेबल हो जाता है, बैंक से अवेलेबल करा देती है सरकार। और इन सब स्कीम में देखो, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इन सब के अंदर सरकार एम्प्लॉय को, मतलब बंदे को नौकरी देने की कोशिश करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको किसी काम में घुसाने की कोशिश करती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर इस वाले प्रोग्राम में तो अनस्किल्ड हो, तब भी उसको काम में घुसाने की कोशिश करती है ताकि वो तनख्वाह कमा ले। तो ये वेज वाले हैं, ये काम धंधा स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गए, ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गए। अब आपको एक मेन बात बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। सन 2004 में सरकार ने नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया। सरकार को लगानी है, बढ़िया है। इसमें क्या करता था, सरकार बोलती थी जो काम करेगा हमारे लिए हम उसको बदले में फूड देंगे, खाना देंगे भैया, खाना नहीं दे सके तो खाने के पैसे दे देंगे, तनख्वाही हो गई एक तरीके से। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये स्टार्ट किया था जी। ये रहा, सरकार को मजा नहीं आया, सरकार ने इसको कन्वर्ट कर दिया 2005 में, इसको बोला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सरकार कहती है कि देश में जो भी अनस्किल्ड बंदा है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा क्या, उसमें कोई हुनर नहीं है, तो हम उसको मजदूरी वाला काम दे देंगे। और ये गारंटी देते हैं कि 100 दिन का तो काम देंगे ही देंगे, नहीं दे पाए तो फिर 100 दिन की सैलरी ले लेना हमसे तुम। और सैलरी क्या होती है, सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट होती है, काम के हिसाब से मैटर करती है, ठीक है। ये सरकार गारंटी देती है। इस एक्ट को 2009 से बोलने लग गए एम नरेगा, बोलने लग गए, लेकिन एक्ट ये 2005 का ही कहलाएगा, समझे। सबसे पहले ये देश में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और 2009 के बाद धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू हो गया। चलो जी, इतने फैक्ट तुमने जान लिए। अब आपको और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं दोस्तों। देखो, गरीबी को दूर करने के लिए हमारे देश की सरकार ने 3 बार कमेटी बिठाई 3 बार गरीबी को दूर करने की, ठीक है। उस गरीबी को दूर करने की 3 कमेटियों की तारीख आपको याद होनी चाहिए। एक कमेटी बिठाई 1962 में, इस कमेटी का नाम था स्टडी ग्रुप, ध्यान रखना, तो आ जाएगा स्टडी ग्रुप कब फॉर्म हुआ था। स्टडी ग्रुप प्लानिंग कमीशन के द्वारा बिठाया गया था, यह पता करने के लिए कि देश में कितने गरीब लोग हैं, टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। जब गरीब लोगों को पता लगेगा कितने गरीब लोग हैं, तभी तो उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाओगे, समझे। दूसरे नंबर पे 1979 के अंदर एक टास्क फोर्स बिठाई गई, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ये प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब आइडिया, प्रोजेक्शन का मतलब आइडिया, टास्क फोर्स बिठाई गई ये आइडिया लगाने के लिए कि लोगों की मिनिमम नीड्स क्या होती है, ये आइडिया लगाने के लिए। जब मिनिमम नीड्स का पता लग जाएगा, फिर उसके बाद देख लेंगे कितने नंबर ऑफ पुअर पीपल है, उनको मिनिमम नीड्स सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी। फिर दोस्तों 1989 में बिठाया गया एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें भी यही पता करना था अब कितने गरीब है इंडिया में। 3 बार बिठाए गए, ध्यान रखना, मैं बात कर लेता हूं पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये तीसरा एक्सपर्ट ग्रुप 2005 में ही बैठा, सही है। लगातार सरकार प्रयास करती रहती है, अब कितने गरीब है, अब कितने गरीब है, अब कितने गरीब है। जब पता करेगी कितने गरीब है तभी तो बता पाएगी कि हम गरीबी को दूर कैसे करेंगे। ओके, इस बीच में आ जाता है भैया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके बारे में मैं यहां कह रहा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बोल लो, डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल लो। ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1975 को, ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सरकार का था गरीबी को दूर करने के लिए 1995, कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, नरेगा 2005, और हां अब आया प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। इतना नहीं जानना है जो लिखा हुआ है, आपको ही जानना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मतलब है कि बैंक में जब तुम अपना खाता खुलवाने जाओ, अकाउंट खुलवाने जाओ, तो बैंक वाला आपसे कोई मिनिमम फीस नहीं लेगा, यानी मिनिमम चार्जेस नहीं लेगा, आपसे बोलेगा नहीं कि आपको अपने अकाउंट में इतने पैसे रखने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं बोलेगा। इस योजना के तहत तो हर गरीब यहां पर सेविंग हैबिट डेवलप करता है, सेविंग उसकी होती रहती है, तो फिर वो भाई उसको यूज भी कर सकता है, गरीबी दूर होने के चांस इसको माना जाता है, ठीक है जी। ओके, रिपोर्ट है। अब
देखो मकसद रहता है, मकसद सबसे मेन मकसद यही है, मकसद हमारा होना चाहिए एमसीक्यू क्रैक करना। लेकिन एमसीक्यू क्रैक करने से पहले अगर आप पीछे पड़ गए ना कि हाँ जी आपको बिल्कुल ही चैप्टर की डेप्थ पता होनी चाहिए, अदरक लहसन कुछ भी पता होना चाहिए, गलत अप्रोच है। आपके पास एक एनसीईआरटी का क्रक्स होना चाहिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो तो यू आर गोइंग गुड। ओके चलो जी, ये यही है सीयूईटी अप्रोच। क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भैया मैचिंग का, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब आपके पेपर में ऐसा मैचिंग का क्वेश्चन आए तो आपके पास चॉइस होती है, तो आप इसको साइड में रखो, बाद में करना। अगर तुम पहले ही अपने क्वेश्चन कर चुके हो जितने करने हैं, ये फालतू है तो छोड़ दो, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है तो फिर इस क्वेश्चन को रीड कर लो, टाइम बचा हुआ है तो। लेकिन हम भी सॉल्व करेंगे कैसा हो रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम 2 बाय मैचिंग देम विद रेस्पेक्टिव टर्म इन कॉलम 1। कॉलम 1 कॉलम 2 को मतलब मैच करना है। तो देख लो जी, सबसे पहले लिखा है स्टडी ग्रुप कब फॉर्म हुआ, तो राज्य ये हुआ 1962 में सबसे पहले। टास्क फोर्स 1979 में हुई थी, कहां लिखी है, ये रही जी। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा, ये रहा जी। और ये क्या है, जनधन योजना, जनधन योजना 2014 में। तो ए के साथ 2 होना चाहिए, कहीं है सबसे पहले ए के साथ 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, मतलब ए के पहले ए का मैचिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। टास्क फोर्स बी के साथ चलेगा 4 79, बी के साथ 4, यहां 3 है तो ये गलती हो गया, 4 यहां है। मैं तो इतने में कह दूंगा बस ये 2 मैच कर रहे हैं, बाकी सारा सही होगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन फिर आपको आगे और मैच करना हो, थर्ड के साथ फर्स्ट है बिल्कुल मैच हो रहा है, फिर थर्ड है, तो डी वाला विल बी द राइट अपने हिसाब से, ठीक है जी। अगला भैया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 2004 में लॉन्च हुआ भैया। इसको ही आगे कन्वर्ट किया गया था और नरेगा बनाया 2005 में, ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। आ जाओ जी, व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड 15 अगस्त 1997। आप यहां देखोगे एक चीज, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दोस्तों 15 अगस्त 1997 में नहीं, 95 में लॉन्च हुआ था, यहाँ 97 नहीं, हाँ 95 ठीक है, ठीक है। हाँ जी अगला, हाँ जी, द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर, मतलब गरीब बंदे का न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव करने के लिए, जैसे माँ और बच्चे का न्यूट्रिशनल लेवल इंप्रूव करने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, खाना भी प्रोवाइड करना था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जी हाँ पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बच्चे और माँ के लिए, मिड डे मील, हाँ जी इसको पीएम पोषण स्कीम भी बोलते हैं आज के टाइम में, ध्यान रखना पीएम पोषण स्कीम मिड डे मील को, ठीक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो सारे ही प्रोग्राम थे। ये थर्ड वाली अप्रोच थी, इसमें न्यूट्रिशनल लेवल का ध्यान भी रखा जाता है और उसको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, फूड तीनों में प्रोवाइड हो रहा है ऊपर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में पॉवर्टी के ऊपर डेटा को कलेक्ट करती है, तो दोस्तों इट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछूंगा। आज के टाइम में इसका नाम एनएसओ कर दिया, एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये एनएसओ कर दिया, ये नहीं आएगा तुमसे, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन तुम भी समझदार हो, ए वाला विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। अगले पे आ जाओ जी, अप्रोच फॉलोड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे देश में गरीबी को दूर करने की कौन सी अप्रोच गवर्नमेंट ने फॉलो की थी, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ये पहली अप्रोच थी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ये दूसरी अप्रोच थी, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये तीसरी अप्रोच थी, तीनों ही थी भैया, ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान और फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ध्यान रखना इस चीज को। आओ जी आओ, लास्ट क्लास में बताया था द रेशो दैट मेजर नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन,
कितने लोग हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इस रेशो को, मतलब इस नंबर को कैलकुलेट करने की एक रेशो होती है जिसे बोलते हैं हेड काउंट रेशो। कैसे निकालते हैं उसको? नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन टोटल पॉपुलेशन, हेड काउंट रेशो। लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए ज्यादा नहीं छेड़ रहा इसके तार में, ठीक है ना। आ सकता है क्वेश्चन। अगला, हु कंडक्ट द पीरियोडिकल सैंपल सर्वे टू कलेक्ट डेटा यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। देश के अंदर पॉवर्टी लाइन का क्या पैमाना होना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए लगातार सर्वे कौन करता है? वही करता है जो देश के अंदर टोटल नंबर ऑफ पुअर की कैलकुलेशन करता है। क्या नाम है? एनएसएसओ। आजकल इसको एनएसओ बोलने लगे हैं। सीएसओ क्या करता है? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये देश के अंदर नेशनल इनकम की काउंटिंग करती है, जीडीपी की काउंटिंग करती है। नीति आयोग पता होना चाहिए भैया आपको, 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ था। कुछ फैक्ट पता होने चाहिए। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई थी। आओ जी, लिखा है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया अज्यूम्स दैट। जो स्टार्टिंग की ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, पहले वाली मैंने आपको बताई थी, ये क्या अज्यूम करती है? भाई अज्यूम तो बहुत कुछ करती है, तो ऑप्शन पढ़ लो ना एक बारी, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लो एक बारी यार कि क्या अज्यूम करती है, तो देखेंगे, सोचेंगे। लिखा है प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज टू द पुअर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। ये कहता है कि गरीबों को हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज दे दो फ्री में। ऐसी बात तो नहीं कही थी इसने, ये तो थर्ड वाली अप्रोच में कही थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दो उनके अकाउंट में। अरे ये अप्रोच फर्स्ट 5 ईयर प्लान में स्टार्ट की गई थी, सबके अकाउंट तो होते भी नहीं थे, तो अकाउंट में कैसे ट्रांसफर दे देंगे? या बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग पुअर। हाँ, ये अप्रोच कहती थी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, सब लोगों तक वो चीज पहुंचेगी। तो दिस विल बी द आंसर। अगला, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। आजादी से पहले ऐसा पहला कौन सा बंदा था जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था हमारे देश में? ही इज दादा भाई नौरोजी। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ध्यान होना चाहिए राज्य, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड। ऐसे बंदे जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर कभी आते ही नहीं, वो कौन होते हैं? ऐसे बंदे हमेशा पुअर होते हैं, ये कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, इसका मतलब यही है, ठीक है। लास्ट क्लास में कराया था ना मैंने आपको, वो पहले वाले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ पुअर, ठीक है, उससे रिलेटेड था। विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। कहता है जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया का और बेरोजगार है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का कौन सा प्रोग्राम है इनमें से? तो राज्य इट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए था हमें। ऐसा क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि प्रोग्राम्स तो अनलिमिटेड है, कौन सा कुछ भी पूछ लिया आपसे। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ गरीबी इन इंडिया। देश में पॉवर्टी का कौन सा रीजन नहीं है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिल्कुल है, बेरोजगारी इन्फ्लेशन बिल्कुल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड इनकम, ये क्या रीजन है? तो अच्छी बात है, जमीन और इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के अंदर होना इज अ गुड थिंग ना, ये गरीबी का रीजन थोड़ी हो सकता है। ओके रिपोर्ट है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ जी, गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड विच अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज की है? ग्रोथ ओरिएंटेड की है, पॉवर्टी एलिवेशन की है, बोथ ऑफ द अबव। हाँ दोनों की है, लेकिन सच में तो 3 अप्रोच की है ना, यहाँ 2 थी तो 2 के हिसाब से आंसर लिख दिया। देख रहे हो वैरायटी क्या है एमसीक्यू के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी हैज गिवन रिकमेंडेशंस फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। भैया आपको पता नहीं होगा, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, सरकार के द्वारा एक तेंदुलकर कमेटी बनाई गई है। तेंदुलकर एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, और उस तेंदुलकर का भी नाम फॉर्चुनेटली सचिन ही है। सचिन तेंदुलकर कमेटी, वो क्रिकेटर नहीं, इकोनॉमिस्ट हैं दूसरे वाले। इनकी कमेटी बनाई गई है, तो इनके अंदर पॉवर्टी के एस्टिमेशंस डिसाइड होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इट इज तेंदुलकर कमेटी। आ गया तो भाई फंसना जाना, इसलिए बता रहा हूं। अगला, द प्लानिंग कमीशन हैज डिटरमाइंड द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ डैश कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरिया। गांव के इलाके में कैलोरी के हिसाब से जब पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है, तो एक बंदे को मिनिमम कितनी कैलोरी होनी चाहिए, प्लानिंग कमीशन में बताया गया था
भैया शहर में होनी चाहिए 2100, अर्बन में कम होती है कैलोरी, गांव में ज्यादा होती है, रूरल में 2400, ठीक है। और पॉवर्टी लाइन शहर में कितनी थी? शहर में 1407 रुपए, और मतलब मिनिमम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से गांव के अंदर 972 रुपए, 900 थी 800, हाँ 972, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, अब बता देना। हाँ जी, डैश इज द कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विच डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पुअर एंड नॉन पुअर। एक ऐसा कट ऑफ पॉइंट जो पॉपुलेशन को पुअर और नॉन पुअर में डिवाइड करता है, तो उस कट ऑफ पॉइंट को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। कहीं लिखा है पॉवर्टी लाइन? ये लिखा पॉवर्टी लाइन। देखो दोस्तों, मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको, लेकिन आपको क्लास देखने का एक तरीका पता होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जब मैं कोई एमसीक्यू रीड करता हूं, आपको वीडियो पॉज कर देनी चाहिए। एमसीक्यू रीड करने के बाद अपने ऑप्शंस अपने आप ही रीड करो, समझ रहे हो? तो जब आप अपने आप रीड करोगे तो आपकी एक चॉइस बनेगी। जब आपकी एक चॉइस बनेगी तो फिर आपके माइंड में एक अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई ये आंसर होना चाहिए, फिर मैं उसका आंसर आपको बता ही दूंगा। तो आपकी एक जजमेंट सेट होती है कि मैं कितने क्वेश्चन एस्टिमेट कर पा रहा हूं, सही है या गलत है। वरना मैं आपको पढ़ा भी सकता हूं, जैसे मैंने मान लो आपको आधा घंटा पढ़ाया, तो यार मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, रुक जाओ ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, टक 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 टक, रुक जाऊंगा 30 सेकंड 40 सेकंड, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो फिर भैया एक तरीके से वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको स्वाद नहीं आएगा। आपको चाहिए मसाला कंटेंट विद इन लिमिटेड टाइम। हाँ, क्योंकि थ्योरी में माना जाता है कि हाँ भाई थोड़ा कम 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 करके ज्यादा पढ़ लेना चाहिए, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैथ्स है, अकाउंट्स है, उसकी लंबी लंबी प्रैक्टिस कर सकते हो, डरोगे नहीं। लेकिन थ्योरी के अंदर डरोगे तो नहीं, लेकिन आंखें थोड़ी नम होने के चांस हो जाएंगे, नींद 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 आ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने की अप्रोच है, एमसीक्यू को उसी स्टाइल से किया करो जिस स्टाइल से मैं बताता हूं। और पॉवर्टी का डन हो गया, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए थ्रेट था ये चैप्टर, क्योंकि उन्होंने बोर्ड में किया नहीं था, इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो भैया आज की क्लास में फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।